आव्या भागते हुए एक पेड़ के पास खड़ी हो जाती है। वो वहां खड़ी होकर रुद्र और अपने करीबी के बारे में सोचने लगती है। रुद्र को दूर जाता देख आव्या खुद के इमोशंस को संभाल नहीं पाई थी, जिस वजह से उसने आगे बढ़कर रुद्र को गले लगा लिया। लेकिन वह अपने इमोशंस को कैसे संभाल नहीं पाई, ये सोचकर आव्या काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। आव्या कुछ और सोचती उससे पहले उसे अपने गर्दन पर किसी के सांसें महसूस होती हैं। आव्या तुरंत मुड़ती है, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वह गिरती उससे पहले उसके पास खड़ा रुद्र तुरंत आव्या का हाथ थाम लेता है। आव्या रुद्र को देखने लगती है। रुद्र आव्या को खींचकर उसे कमर से पकड़ लेता है। आव्या रुद्र के हाथ को खुद की कमर से छुड़ाते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, दूर रहो मुझसे। आव्या को छुड़ाते देखकर रुद्र और ज्यादा कसकर उसके कमर को पकड़कर करीब खींच लेता है। आव्या की धड़कन एकाएक धड़क उठती है। रुद्र आव्या के आंखों में देखते हुए कहता है, छूने की इजाजत तो तुमने ही दी है ना जानम। बोलते हुए वह एकटक आव्या के चेहरे को देखता है। रुद्र के ऐसे कहने से आव्या सिहर उठती है, पर जल्द ही खुद को संभलकर वह कुछ बोलने वाली होती है कि रुद्र उसके होठों से अपने होंठ को सटा देता है। आव्या की सिहरन और धड़कने बहुत तेज हो जाती हैं। दोनों के होंठ बस सटे थे। आव्या हैरानी से रुद्र को देखती है। रुद्र उसके होंठ से दूर होकर आव्या के होठों को देखते हुए कहता है, जब तुम ऐसे चुप रहती हो न तो बहुत अच्छी लगती हो। बोलते ही रुद्र आव्या के कमर से हाथ हटाकर दूर होता है। वह आव्या से 2-3 कदम पीछे होकर कहता है, मुझे नफरत है गर्ल्स के करीबी से, उन्हें छूने से। मैंने तुम्हें तुम्हारे मर्जी के बगैर कभी टच नहीं किया और अब न टच करूंगा। तुम चाहती हो मैं तुमसे दूर रहूं, मैं रहूंगा, बट। बोलते ही रुद्र रुक जाता है। आव्या उसकी अधूरी बातों को सुनने के लिए उत्तेजित सी हो जाती है, पर रुद्र बिना कुछ बोले कार की ओर बढ़ने लगता है। आव्या ये देख कहती है, बट क्या। रुद्र बिना रुके चलता जाता है। आव्या चिढ़ते हुए उसकी ओर भागकर जाती है। रुद्र कार में बैठता है। आव्या उसके पास खड़े होकर कहती है, बोलो बट क्या। रुद्र चुपचाप आव्या को बिना देखे बैठा हुआ था। आव्या उसकी हरकत से बुरी तरह चिढ़ जाती है, फिर नाराजगी से कहती है, बताओ वरना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। बोलते ही आव्या हाथ बांधकर मुंह फुलाए रुद्र को पीट करके खड़ी हो जाती है। आव्या वैसे ही 1 घंटे तक खड़ी रहती है, पर न रुद्र कोई जवाब देता है और न ही आव्या को देखता है। आव्या के पैर अब एक जगह खड़े होकर दर्द होने लगे थे, जिस वजह से वह खुद मुड़कर झल्लाते हुए कहती है, तुम न एक नंबर के खड़ूस और बदतमीज इंसान हो। तुम्हारा नाम रुद्र नहीं रूड होना चाहिए था। पता नहीं किस पागल कुत्ते ने मुझे काटा था जो मैं तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पर आ गई। बोलते ही आव्या पैर पटकते हुए वहां से जाने लगती है। आव्या जाते हुए ध्रुवंश को कॉल करने लगती है। कुछ ही पल में ध्रुवंश कॉल रिसीव करता है। आव्या मुंह बनाते हुए कहती है, मेरा बच्चा प्लीज मुझे लेने आओ ना, मैं एक जगह आकर फंस गई हूँ। उधर से ध्रुवंश सवाल करता है, कहाँ हो। आव्या आमने सामने देखती है, जहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था सिवाय सुनसान रोड और जंगलों के। ये देखकर आव्या एकदम से रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है, जहाँ रुद्र की कार अब तक खड़ी थी। आव्या रुद्र की कार देख ही रही थी, तभी ध्रुवंश की आवाज आती है, हेलो ट्यूलिप, कहाँ हो तुम, बताओ मैं अभी लेने आ रहा हूँ। आव्या फोन को देखती है, फिर एक नजर रुद्र की कार को देखकर ध्रुवंश से कहती है, छोड़ो अंश, मुझे लिफ्ट मिल गई है, मैं घर पर आकर तुमसे मिलती हूँ। बोलते हुए आव्या कार की ओर बढ़ने लगती है। ध्रुवंश की आवाज फिर एक बार आती है, ध्यान से ट्यूलिप, कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत मुझे कॉल करना। आव्या हाँ बोलती है, फिर बाय बोलकर कॉल कट कर देती है। आव्या चलकर चुपचाप रुद्र की कार में बैठ जाती है। आव्या के बैठते ही रुद्र कार स्टार्ट करता है। चंद पलों में ही कार हवाओं को चिरते हुए आगे बढ़ जाती है। सक्सेना हाउस में सभी हॉल पर मौजूद थे। ध्रुव बहुत बुरी तरीके से दर्श को घूर रहा है। दर्श चाय पीते हुए श्रेष्ठा को ही देख रहा है, जो सबको चाय दे रही है। श्रेष्ठा और सहस्त्रा सबको चाय देने के बाद खुद बैठ जाती है। श्रेष्ठा ध्रुव के सामने जैसे ही बैठती है, ध्रुव उसके हाथ को पकड़कर कहता है, दर्श शेखावत, अपनी नजरें मेरी बेबी से दूर रखो, समझे तुम। दर्श सपाट से जवाब देता है, मेरी आंखें मैं जिसे चाहे देख सकता हूँ। बोलते ही वह चुप होता है। श्रेष्ठा के साथ साथ जो हॉल में मौजूद थे वो भी दोनों को देखते हैं। ध्रुव दांत भिजते हुए कहता है, आंखें तुम्हारी है लेकिन बेबी मेरी है, इसलिए अपनी नजरें कहीं और रखो। दर्श भी कुछ बोलने को होता है कि श्रेष्ठा जोर से चिल्लाती है, स्टॉप इट। बोलते ही श्रेष्ठा दोनों को घूरती है, फिर कहती है, ये क्या लगा रखा है, तुम दोनों ने चुपचाप रह नहीं सकते। श्रेष्ठा की बात सुन ध्रुव और दर्श दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। श्रेष्ठा दर्श को देखते हुए, दर्श, मुझे लगता है अब तुम्हें देवेश शेखावत को अपने जिंदा रहने की खबर दे देनी चाहिए। देवेश का नाम सुन सहस्त्रा पहले श्रेष्ठा को देखती है, फिर दर्श को। दर्श नाराजगी से कहता है, ओह तो अब ध्रुव आ गया तो तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही हो। इतना बोलते ही दर्श खड़ा होता है और वहां से चला जाता है।
विक्रम सबको देखता है, फिर वह भी दर्श के पीछे चला जाता है। सहस्त्रा ने आज तक कभी गौर से दर्श को नहीं देखा, लेकिन आज अपने नाना जी का नाम सुन वह बहुत गौर से दर्श को देखती है और जल्दी ही पहचान भी लेती है, क्योंकि दर्श की फोटो उसके घर में थी। और यह भी जान लेती है कि दर्श उसका मामा है, जिसे अब तक उसके परिवार वाले मरा हुआ समझते हैं। दर्श को नाराजगी से जाता देख श्रेष्ठा भी उठकर जाने लगती है, तभी ध्रुव उसका हाथ पकड़ लेता है। श्रेष्ठा ध्रुव के पकड़े हाथ को देखती है, फिर ध्रुव को। ध्रुव एकदम से कहता है, बेबी छोड़ो न उसको। श्रेष्ठा ध्रुव के आंखों में देखकर कहती है, अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ दर्श की वजह से। ये सुनते ही ध्रुव श्रेष्ठा का हाथ छोड़ देता है। श्रेष्ठा कुछ पल ध्रुव को देखती है, फिर दर्श जिधर गया था उधर चली जाती है। कमरे में दर्श अपने सामान को बैग में पैक कर रहा है। विक्रम उसे मना करते हुए कहता है, क्या यार ये क्या पागलपन है, तू ऐसे कैसे जा सकता। दर्श उसकी बात बिना सुने बस अपनी पैकिंग किए जा रहा था। वह कबर्ड से कपड़े निकालता है, फिर बैग में रखता है, तभी श्रेष्ठा उसका हाथ पकड़ लेती है। दर्श श्रेष्ठा से खुद को छुड़ाता है। श्रेष्ठा उसके सामने खड़ी होकर कहती है, ये क्या नाटक है दर्श। दर्श बैंक को बंद करते हुए कहता है, तुम चाहती हो न कि मैं यहाँ से जाऊं तो जा रहा हूँ। बोलते ही वह बैंक उठाता है। श्रेष्ठा फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है। दर्श और विक्रम श्रेष्ठा को देखते हैं। श्रेष्ठा के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह कहती है, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा है, बस इतना कहा है कि अपने पेरेंट्स को बता दो कि तुम जिंदा हो। कभी तो मैंने सोचा है उन्हें जब ये पता चलेगा कि तुम जिंदा है वो कितने ज्यादा खुश होंगे। मैंने पहले भी तो तुमसे कहा था ना कि तुम सच्चाई बता दो, पर तुम तो पता नहीं किस चीज की प्लानिंग कर रहे थे। दर्श कुछ पल श्रेष्ठा को देखता है, फिर उसके हाथ को पकड़कर कहता है, अगर मैं डैड के पास जाता तो डैड को रुद्रांश की सच्चाई पता चलती और वो उसे किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ते। पर मैं नहीं चाहता कि रुद्रांश की मौत शेखावत के हाथों हो, बल्कि मैं बस ये चाहता हूँ कि रुद्रांश की मौत सिर्फ सिंघानिया के हाथों हो। दर्श श्रेष्ठा का हाथ छोड़ता है, फिर अपना बैग उठाता है। श्रेष्ठा दर्श को रोकते हुए कहती है, मत जाओ न दर्श। देखो अब तो तुम्हारे डैड किंग नहीं है, मतलब उसके पास कोई पावर नहीं है, तुम बस अपना सच बताकर यहाँ आ जाना। इतना बोलते ही श्रेष्ठा दर्श के हाथ से बैंक छुड़ाती है, फिर बैंक खोलकर उसके सामान को वापस से कबर्ड में रखने लगती है। दर्श बस श्रेष्ठा को देखता रह जाता है। श्रेष्ठा पूरा बैंक को खाली करके बैंक खुद ले जाते हुए बोलती है, गलती से भी कोशिश मत करना यहाँ से जाने की, समझी तुम। बोलते ही श्रेष्ठा बाहर निकल जाती है। दर्श उसे जाता देख मुस्कुरा देता है। हॉल में ध्रुव, सौरभ, सहस्त्रा और ध्रुवंश बैठे बात कर ही रहे थे, तभी अचानक सहस्त्रा का ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है। दरवाजे का नजारा देख सहस्त्रा का दिल धक्का सा जाता है। वह तुरंत खड़ी हो जाती है। सहस्त्रा को देखकर सभी उसकी नजरों का पीछा करते हुए दरवाजे की ओर देखते हैं। ध्रुवंश जैसे ही उधर देखता है उसके मुंह से एकाएक निकलती है, ब्रो। बोलते ही वह जल्दी से उस ओर जाता है। दरवाजे पर रोनी अव्यान को पकड़कर खड़ा था। अव्यान के सिर पर पट्टी थी और उसके हाथों में भी पट्टियां थी। सहस्त्रा के चेहरे पर एक दर्द के भाव दिख रहे थे, वह अपनी जगह ही जमी हुई थी। ध्रुवंश अव्यान को कंधा देते हुए कहता है, ये सब क्या हुआ। रोनी जवाब में कहता है, एक बच्ची को बचाने के चक्कर में ट्रक ने अव्यान को टक्कर मार दी। ध्रुवंश और रोनी अव्यान को सहारा देते हुए कमरे में ले जाते हैं। उसके पीछे सभी चले जाते हैं। ध्रुवंश अव्यान के पैरों को पकड़कर बेड पर रखते हुए कहता है, ब्रो क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की, इतने सारे बॉडीगार्ड थे। और रोनी तुम क्या कर रहे थे। रोनी कुछ बोलने को होता कि अव्यान तुरंत उसे इशारा करता है, जिससे वह चुप हो जाता है। सहस्त्रा दरवाजे पर खड़ी बस अव्यान के चोटों को देख रही थी। तभी श्रेष्ठा अंदर आते हुए कहती है, डॉक्टर को अच्छे से दिखाया न तुमने, और कहीं चोट तो नहीं लगी है। रोनी अच्छे से चेक करवाया न तुमने। सबके चेहरे पर परेशानी थी और सहस्त्रा के चेहरे पर बस दर्द था। वह अव्यान के हर के चोटों को बहुत गौर से देख रही थी, जिसमें सफेद पट्टी पर हल्का खून भी दिख रहा था। अव्यान सबको देखता है। अचानक उसकी नजर दूर खड़ी सहस्त्रा पर चली जाती है। उसे देखते ही अव्यान अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे उससे सहस्त्रा की दर्द भरा चेहरा देखा न जा रहा हो। कुछ देर बाद सभी अव्यान को रेस्ट करने का बोल जाने लगते हैं। ध्रुवंश जाते हुए दरवाजे पर रुक जाता है और सहस्त्रा को देखते हुए कहता है, आप यहीं रहिए भाभी, शायद ब्रो को कुछ जरूरत पड़ जाए। सहस्त्रा कोई जवाब नहीं देती। ध्रुवंश एक नजर अव्यान को देखकर चला जाता है। सबके जाने के बाद सहस्त्रा बहुत धीरे धीरे चलकर अव्यान के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वह अब भी अव्यान के हर एक चोटों को एकटक देखे जा रही थी। उसके चोटों को देखकर उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसकी तकलीफ को दिखाते हुए उसके आंसू आंखों से होते हुए गालों पर बह जाते हैं। अव्यान की आंखें बंद थी, पर जैसे ही सहस्त्रा के आंसू बहते हैं वह अपनी मुट्ठी कस लेता है, जैसे उसे इस बात की जानकारी हो गई हो कि सहस्त्रा अपने दर्द बयां कर रही है।
सहस्त्रा अपने दर्द को जब बिल्कुल सह नहीं पाती है तो एकदम से अव्यान के गले लग जाती है। उसके ऐसा करते ही अव्यान अपनी आंखें खोलता है और सहस्त्रा को देखने लगता है, पर सहस्त्रा का चेहरा उसके सीने में छुपा था। सहस्त्रा की आंखों से अब लगातार आंसू बहने लगते हैं। अगर एक्सीडेंट में अव्यान को कुछ हो जाता, ये सारी सोच सहस्त्रा के दिमाग में चल रही थी। उसे ये सोच सोचकर इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे सहस्त्रा की सिसकी भी सुनाई देने लगती है, पर अव्यान वैसा का वैसा ही लेटा रहता है। न वह सहस्त्रा का सहारा देते हुए उसे गले लगाता है और न ही उसे शांत करने के लिए उसके आंसुओं को पोंछता है। वह बस अपने चोट पर सहस्त्रा के दर्द को महसूस करता रहता है। वहीं दूसरी ओर रुद्र की कार सक्सेना हाउस के सामने रुकती है। आव्या रुद्र के जैकेट को उतारकर उसे देती है और अपना जैकेट पहन लेती है। रुद्र अब भी आव्या को नहीं देख रहा था, बस सामने की ओर ही देखे जा रहा था। आव्या कार से नीचे उतरती है। वहीं ध्रुवंश जो बालकनी में खड़ा था वह आव्या को उतरते हुए देखता है, पर रुद्र को नहीं देख पाता। आव्या वहां से जाने लगती है, तभी उसका फोन रिंग होता है। आव्या नंबर देख तुरंत काटती है। फिर से फोन रिंग होता है तो आव्या फ्रस्ट्रेट होकर फोन रिसीव करती है। तभी उधर से आवाज आती है, मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा और न किसी को तुम्हें टच करने दूंगा। तुम जिन हो मेरी, ये तुम्हें कभी भूलने नहीं दूंगा। ये सुनते ही आव्या के मुंह से एकाएक निकलती है, रुद्र तुम। बोलते ही वह पीछे पलटकर देखती है, जहां कोई नहीं था रुद्र जा चुका था। आव्या फोन को देखती है तो वह कट चुका था। आव्या जल्दी से फिर से फोन करती है, पर इस बार फोन स्विच ऑफ बता रहा था। वहीं इधर कार में रुद्र फोन से सिम कार्ड निकालकर उसे देखते हुए कहता है, तू जुनूनियत है मेरी, यही मेरी जिंद है, जिंद से आगे मेरा न कुछ है, तुम मेरी हो। कहकर भी तुमसे दूर रहूंगा जानम, आखिरी सांस तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। बोलते हुए रुद्र सिम कार्ड फेंक देता है और कार को बहुत स्पीड चलाता है। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। नोट: और कितनी जानकारी काफी है, मैं अपने हिसाब से लिख लूंगी। आव्या को अंदर जाते ही पता चलता है कि अव्यान का एक्सीडेंट हुआ है। आव्या बिल्कुल भागते हुए अव्यान के कमरे की ओर बढ़ जाती है। उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा परेशानी थी। अव्यान के कमरे में पहुंचते ही आव्या हड़बड़ाहट और घबराहट में, भाई भाई, उसके मुंह से इसके अलावा कोई आवाज नहीं निकलती। सहस्त्रा अब तक अव्यान से दूर होकर बेड पर बैठी हुई थी। आव्या अव्यान के चोटों को देख उन्हें छूने लगती है। अव्यान आव्या को देखते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। आव्या नम आंखों से अव्यान को देखती है। वह अपने जुड़वा भाई के चोटों को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अव्यान आव्या को देखते हुए कहता है, आई एम फाइन रेबिट। आव्या हल्का रोनी सी आवाज में कहती है, ऐसे ठीक हो आप। बोलते हुए आव्या अव्यान के चोटों को देखने लगती है। सहस्त्रा दोनों को अकेला छोड़ते हुए बाहर निकल जाती है। उसने जब अव्यान के दर्द को बयां करते हुए उसे गले लगाया तो अव्यान ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। ये सोचते हुए सहस्त्रा के मन में एक सवाल उठा और वह ये सवाल मुंह से निकाल भी देती है, क्या उन्हें हमारे जज्बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलते ही सहस्त्रा को अव्यान की हरकतें याद आती हैं। अव्यान की हरकतें एक तरफ ये बयां करती थी कि वह सहस्त्रा के साथ रिश्ते में रहना चाहता है और वहीं दूसरी ओर वह कभी भी रिश्ते निभाने जैसा कुछ नहीं दिखाता। पति पत्नी होने के बावजूद दोनों कभी एक कमरे में भी न रहे, भले अव्यान सुबह हमेशा अपने सामान को लेने जाता। सहस्त्रा सोचते ही जा रही थी, तभी वह दर्श से टकरा जाती है। सहस्त्रा अपने ख्यालों से बाहर आकर उसे देखती है। दर्श सहस्त्रा को देखता है, फिर वहां से जाने लगता है। वह अपने कदम बढ़ा ही रहा था, तभी सहस्त्रा कहती है, नाना जी आपको बहुत मिस करते हैं। सहस्त्रा ने ये दर्श को नहीं बल्कि सामने देखते हुए कहा था। दर्श पीछे मुड़कर सहस्त्रा की पीठ को देखता, फिर उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। दर्श सहस्त्रा के सिर पर हाथ रखे कहता है, तुम इस रिश्ते से खुश तो हो न। सहस्त्रा सिर उठाकर दर्श को देखती है। रिश्ते की सच्चाई तो सभी को पता थी। वो हाँ बोले या न बोले उसे सच में समझ नहीं आ रहा था, पर उसे कोई तो जवाब देना था, इसलिए सहस्त्रा धीरे से हाँ में सिर हिला देती है। दर्श उसका जवाब पाकर कहता है, मैं कभी तुम्हें देख नहीं पाया, नहीं तुम्हारे जन्म होने समय जा पाया। सहस्त्रा दर्श के चेहरे को देखने लगती है, जिसे इस बात का गिल्ट था, लेकिन वह भी क्या करता, उस वक्त तो वह खुद कोमा में था। दर्श सहस्त्रा के सिर से हाथ हटाकर कहता है, अव्यान बुरा नहीं है, वह हर रिश्ते को निभाना जानता है, पर उसकी हरकतें तुम्हें हमेशा हर्ट करती हैं। मुझे पता है उसे बात करना पसंद नहीं है, उसे फीलिंग शेयर करना पसंद नहीं है। पता है उसके डैड यानी आदित्य को भी अपना फीलिंग शेयर करना नहीं आता था और न पसंद था, लेकिन काव्या ने आकर उसे बदल दिया, उसे खुशी रहकर जीना सिखाया, उसे हर फीलिंग से रूबरू करवाया। सहस्त्रा बस गौर से दर्श से अव्यान के बारे में सुन रही थी। सवाल तो ये था कि क्या सहस्त्रा कभी काव्या बन पाएंगी, अव्यान को आदित्य की तरह बदल पाएंगी, अव्यान को हर फीलिंग से रूबरू करा पाएंगी। दर्श कुछ देर तक तो सहस्त्रा को उलझा हुआ देखता रहता है, फिर वहां से चला जाता है।
सहस्त्रा यूं ही अपने में उलझी हुई जाने लगती हैं, तभी वह एक कमरे के सामने रुक जाती हैं और देखने लगती हैं। अंदर आदित्य काव्या से लिपटे हुए था और बस काव्या को देख रहा था। काजल इस वक्त अपने कमरे में बैठी फोन पर सहस्त्रा के शादी की फोटो देख रही है। फोटो देखते वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वह एक एक फोटो को पार करते हुए देखे जा रही थी, तभी एक फोटो आता है जिसमें ध्रुवंश की गोद में सहस्त्रा बैठी हुई थी। काजल उस फोटो को ध्यान से देखने लगती है। वह ध्रुवंश के हाथों को नोटिस कर रही थी जो सहस्त्रा के कमर पर थी। काजल ये देखते हुए फिर आगे फोटो देखती है जिस पर ध्रुवंश ने सहस्त्रा को गोद में उठाया था। ये सीन देखते ही काजल को शादी के कुछ दिन बाद की घटना याद आती है। असल में काजल और ध्रुवंश की मुलाकात शादी के बाद एक एक्सीडेंट में हुई, जिस वक्त ध्रुवंश की कार से काजल को टक्कर लगी थी। ज्यादा तो नहीं, पर उसे पैर में चोट लगी थी जिस वजह से वह चल नहीं पा रही थी। ध्रुवंश ने कार से निकलकर काजल की सिचुएशन देखा तो उसने काजल को गोद में उठा लिया। उस वक्त जो काजल की जो फीलिंग थी वह ध्रुवंश के करीबी से आने लगी। ध्रुवंश काजल को पहचानता था और उसे साली ही मानता था। काजल भी उसे जीजू ही कहती। ध्रुवंश ने जब काजल को घर ड्रॉप किया तब भी उसने काजल को गोद में उठा लिया था। काजल का हाथ ध्रुवंश के गर्दन पर लिपटे हुए थे और काजल बस ध्रुवंश को देख रही थी। ध्रुवंश के ऐसा करते ही काजल के दिल में एक फीलिंग जगी जो बहुत बुरी थी, क्योंकि उसे ये पता था कि ध्रुवंश सहस्त्रा का पति है। भले ये बात झूठ हो पर फिर भी दुनिया के सामने तो यही सच था कि ध्रुवंश सहस्त्रा का पति है। फिर वह उसके प्रति फीलिंग कैसे जगा सकती है। वो ध्रुवंश को जीजू तो बोलती थी पर वह ध्रुवंश को पसंद करती थी, उससे अट्रैक्ट थी। पर ध्रुवंश ने कभी भी काजल को उस नजर से नहीं देखा था। आधी रात हो चुकी थी। सहस्त्रा के आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था, क्योंकि अव्यान जहां था वो गेस्ट रूम था जहां अव्यान हमेशा रहा करता था। सहस्त्रा को अव्यान की बहुत फिक्र हो रही थी, पर अव्यान के कमरे में इस वक्त आव्या थी जिस वजह से सहस्त्रा की हिम्मत नहीं हो रही थी अव्यान के कमरे में जाने की। सहस्त्रा कमरे से बाहर निकलकर अव्यान के कमरे की तरफ देखती है। घर के सारे लाइट्स बंद थे, पर सहस्त्रा अपने परेशानी में ये तक भूल गई कि उसे अंधेरे से डर लगता है। ध्रुवंश इस वक्त जगा हुआ था। वह धारा की फोटो को देखते हुए उसके साथ बीते लम्हों को याद कर रहा था, पर तभी उसकी नजर सहस्त्रा पर पड़ी। सहस्त्रा के नजरों का पीछा करते हुए ध्रुवंश को समझ आता है कि सहस्त्रा अव्यान को लेकर चिंतित है। ध्रुवंश अपने जगह से उठता है, फिर अपने फोन को बंद करके कमरे से निकल जाता है। ध्रुवंश सहस्त्रा की ओर बढ़ते हुए कहता है, क्या हुआ भाभी? ध्रुवंश के अचानक ऐसे आवाज सुनने से सहस्त्रा का ध्यान टूटता है। वह ध्रुवंश को देख बहाना बनाते हुए कहती है, नहीं वो कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही है। ध्रुवंश सहस्त्रा के ये बोलते ही बहुत धीरे से बोलता है, नींद कहाँ से आएंगी जब चैन ही कोई और ले गया है। बोलते ही ध्रुवंश मन ही मन मुस्कुरा उठता है। ध्रुवंश की इतनी धीमे बातों को सहस्त्रा सुन नहीं पाती, जिस वजह से वह पूछती है, जी आपने कुछ कहा? ध्रुवंश नमे सिर हिलाकर कहता है, नहीं तो। सहस्त्रा की नजर फिर एक बार गेस्ट रूम की ओर चली जाती है। ध्रुवंश मुस्कुराता हुआ सहस्त्रा को बिना दिखाए जाते हुए कहता है, पता नहीं ट्यूलिप कैसे सो रही होंगी, अगर वह बेड पर नहीं सोती तो कभी कंफर्टेबल नहीं होती। बोलते हुए ध्रुवंश चला जाता है। ध्रुवंश नीचे जाकर सारे लाइट्स जलाता है। अब जाकर सहस्त्रा को होश आता है कि वह अब तक अंधेरे में खड़ी थी। होश आते ही वह खुद को देख बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। थोड़ी वक्त बाद सहस्त्रा देखती है ध्रुवंश आव्या को गोद में उठाकर सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था। ध्रुवंश आव्या को उसके कमरे की ओर ले जाता है। ध्रुवंश जैसे ही कमरे के अंदर जाता है, सहस्त्रा जल्दी से सीढ़ियों से उतरकर अव्यान के कमरे की ओर बढ़ जाती है। सहस्त्रा अव्यान के कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। सहस्त्रा मुड़कर अव्यान को देखती है जो सोते हुए भी बहुत ज्यादा सीरियस था। सहस्त्रा ने आज तक अव्यान को सोते हुए नहीं देखा था। अव्यान को सोते हुए भी सीरियस में देख सहस्त्रा धीरे से कहती है, इतना सीरियसनेस इनके अंदर भरा हुआ है कि सोते हुए भी इनके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं देख सकते। ऐसा लगता है जैसे सीरियस रहने का कोई कंपटीशन में उतरे हुए हैं। बोलते ही सहस्त्रा अव्यान की ओर बढ़ जाती है। सहस्त्रा बेड के नीचे बैठ जाती है। वह अव्यान के चोटों को देखकर उसका हाथ पकड़ लेती है। अव्यान का हाथ बहुत ज्यादा रफ था। सहस्त्रा कुछ देर तक तो वैसे ही रहती है, फिर जमीन पर बैठी हुई ही सो जाती है। सुबह अव्यान की आंखें काफी जल्दी खुलती हैं। आंख खुलते ही उसकी नजर सहस्त्रा के सोते हुए मासूम चेहरे पर पड़ती है। अव्यान कुछ पल सहस्त्रा का चेहरा देखता है, फिर उठने को होता है, पर तभी उसे समझ आता है कि सहस्त्रा ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ है। अव्यान एक नजर सहस्त्रा के चेहरे को देखकर उसके हाथ से अपने हाथ को छुड़ाने लगता है। उसके छुड़ाते वक्त ही सहस्त्रा की नींद भी खुल जाती है। सहस्त्रा आंखें खोल अव्यान को देखती है। अव्यान की नजर भी सहस्त्रा पर चली जाती है। सहस्त्रा अव्यान के नजरों को अपनी तरफ पाते ही उसका हाथ छोड़ देती है और कहती है,
आपको कुछ चाहिए, अव्यान कुछ नहीं बोलता और अपना फोन लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, तभी उसके हाथ में बहुत तेज दर्द होता है। ये देखकर सहस्त्रा डांटते हुए कहती है, भगवान ने जबान दी है न तो बोलते क्यों नहीं आप। मैं यहाँ आपके लिए खड़ी हूँ, लेकिन आपको तो बस खुद को चोट पहुँचाना है। ये नहीं सोचते कि इससे आपके परिवार को कितनी तकलीफ होती है, मुझे कितनी तकलीफ होती है, लेकिन नहीं, बस खुद को चोट पहुँचाना है और चुपचाप रहना है। आप समझते क्यों नहीं हो कि आपके चोटों से हमें दर्द होता है। बोलते हुए भी वह बिल्कुल चुप हो जाती है। सहस्त्रा अपने बातों को याद करते हुए अव्यान को देखती है, जो बिना भाव के उसे ही देख रहा था। सहस्त्रा अपने मन की सारी भड़ास निकालते हुए इतना कुछ बोल देती है जो उसे उस वक्त याद ही नहीं रहता, लेकिन अब जब उसे समझ आता है तो वह हकलाते हुए कहती है, वो हम हमारा मतलब। वह इतना ही बोलती है कि तभी अव्यान उसके सामने खड़ा हो जाता है। सहस्त्रा ये देख थोड़ी सहम सी जाती है। वह खुद को अव्यान के इतने करीब खुद को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, जिस वजह से वह अपने कदम पीछे करने लगती है। उसकी धड़कनें एकदम से बढ़ने लगती है जब वह देखती है कि अव्यान भी अपने कदम उसकी ओर बढ़ा रहा है। सहस्त्रा पीछे हटते हटते दीवार से सट जाती है। अव्यान अब भी उसकी ओर ही कदम बढ़ाते जा रहा था। वह कदम बढ़ाते बढ़ाते सहस्त्रा के एकदम करीब पहुंच जाता है। सहस्त्रा सिर झुकाए अपनी साड़ी को मुट्ठी में भर लेती है। अव्यान एक हाथ दीवार पर रखकर सहस्त्रा के करीब चला जाता है। अब दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए थे। सहस्त्रा कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अव्यान सहस्त्रा झुके चेहरे को अपने एक हाथ बढ़ाकर चिन को पकड़कर ऊपर करता है। सहस्त्रा और कसकर अपने साड़ी को मुट्ठी में भर लेती है। अव्यान एकटक सहस्त्रा के चेहरे को देखता है, उसकी बंद पलकें, तेज सांस लेने वाले नाक और हल्का हल्का थिरकते उसके होंठ। अव्यान सहस्त्रा के चेहरे पर फूंकता है, जिससे सहस्त्रा अपने चेहरे पर जोर देकर धीरे धीरे अपने पलकों को उठाती है। पलकें उठाते ही उसे अव्यान का चेहरा बहुत बहुत करीब दिखता है। अगर वो 1 इंच भी हिलती तो अव्यान के होंठ उसके होठों से मिल जाते। अव्यान सहस्त्रा के आंखों से होते हुए उसके होठों को देखता है। सहस्त्रा भी अब अव्यान के नजरों को अपने होठों पर महसूस कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसका दिल बहुत जोरों से शोर करने लगता है। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी।